हेलो दोस्तों। तो भाई देखिए, मैं कुछ अपने निजी कारण का मतलब अपना व्यक्तिगत कुछ काम था जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी यूट्यूब पे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ अपने निजी कामों से मुक्त हूँ। प्रयास करूंगा कि आपका जो सिलेबस पहले जैसे चला रहे थे सेमेस्टर में, उम्मीद करते हैं कि ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा और आपके सिलेबस समय समय से जो क्लास आपकी होगी यूनिट की, वो क्लास आपके समय से जो प्लेलिस्ट बनेगी उसमें आपको मिलती रहेगी सेमेस्टर वाइज। तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो क्लास आपके चलेगी भैया कि जो जूलॉजी है छठवें सेमेस्टर की। क्योंकि इसलिए मैं छठवें सेमेस्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि छठवें सेमेस्टर और पांचवें सेमेस्टर में जूलॉजी के 2 पेपर हैं, बॉटनी के 2 पेपर हैं। और होता क्या है कि जैसे 8 यूनिट का एक पेपर है, 8 यूनिट का एक पेपर है, तो 16 यूनिट जूलॉजी या 16 यूनिट बॉटनी है। और समय आपको कम मिलता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें पहले प्रस्तावित थी परीक्षा की 15 मई से होगी, चुनाव की वजह से वो 15 अप्रैल से होने वाला है। अब एक महीने का मतलब है कि आपका अच्छा खासा 3-4 यूनिट एक्स्ट्रा जो कंप्लीट होना चाहिए था वो बचेगा। तो इसलिए मैं अपने कुछ काम निपटा करके सोच रहा हूं कि जैसे अगर यूट्यूब पे आपको अगर दे दूंगा कुछ क्लास, तो आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसमें जो आज हम पढ़ाएंगे या पूरा जो सिलेबस आपको पढ़ाने का जो प्रयास करेंगे हम, वो आपका सिलेबस होगा कि बीएससी थर्ड ईयर यानी छठवें सेमेस्टर का, बीएससी के छठवें सेमेस्टर का जो यूनिट नंबर है 1 से लेकर के हम 8 तक पढ़ाएंगे उसमें। और सामान्य है कि ये जो छठवें सेमेस्टर की जो बॉटनी है वो बॉटनी भी आपकी है, उस बॉटनी में आपको मिलेगा, वो बॉटनी आपकी चलेगी जिस बॉटनी का नाम है, जिसमें आप बॉटनी में भी पढ़ रहे हैं, ये वाली बुक है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये आपका पेपर है, उसमें बीएससी का सेकेंड पेपर है। बीएससी का सेकेंड पेपर का मतलब कि जो छठवां सेमेस्टर आपका है उस छठवें सेमेस्टर का पेपर 2 है बॉटनी का, ये वाला पेपर है। ठीक है? तो अब इस वाले पेपर में जो मैटर है बॉटनी में वही सेम जूलॉजी में, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट ही ज्यादातर पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? तो अब ये समझिएगा कि हम जो आज पढ़ाएंगे आपको, रेगुलर जो क्लास आपके चलाएंगे हम, वो चलाएंगे आपका पहले छठवें सेमेस्टर का। प्रयास करेंगे कि जो आपका छठवें सेमेस्टर का जूलॉजी है, जूलॉजी का जो सेकेंड पेपर है, जूलॉजी का सेकेंड पेपर पढ़ाएंगे। ठीक है ना? उसके पहले जो फर्स्ट पेपर जूलॉजी का है वो भी कोशिश करेंगे कि उसकी भी क्लास लेंगे, और उसके बाद जो बॉटनी की क्लास है उसकी भी क्लास लेंगे। समय आपका नजदीक है, प्रयास करेंगे जितना हो सकता है उतनी क्लास आपको देते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको फास्ट मोड में करके देखना है तो उसको आप देख सकते हैं, या स्लो मोड में करके देखना हो तो आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगर नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत लिखना पॉसिबल नहीं होगा तो आप फास्ट मोड में करके यानी स्पीड बढ़ा करके आप वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत होगा कि जैसे किताब में तो लिखा गया है, किताबिया में आपके तो अंग्रेजी में लिखा ही गया है, उसमें तो दिक्कत है नहीं। होता क्या है कि किसी के मुंह से सुन लेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बेसिक पता कर लेंगे, और वो जो पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, कोई अगर टीचर पढ़ाएगा तो थोड़ा बहुत आपको समझाएगा, वो समझाना काम करता है क्योंकि वो अपनी भाषा में आपको समझाएगा। और इन्वायरमेंट की चीज है जिसमें हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जिसमें हम और आप हैं। ठीक है? ऊपर आकाश नीचे धरती है, इन्वायरमेंट जो आपका है पर्यावरण जलवायु, या इसमें जो पूरा सिस्टम लिथोस्फीयर का और स्ट्रेटोस्फीयर ऊपर है, ये सब जो सिस्टम टोटली आप चल रहा है, जहां पे जीवन यापन कर रहे हैं, जहां पे जिंदा आप हैं, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग तो ये भी है क्योंकि आप अपने बारे में भी पढ़ेंगे, अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चारों तरफ की एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट वाले में, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है, इंटरमीडिएट का जो अंतिम यूनिट है लास्ट वाली कक्षा 12 में, उसमें भी आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा है, उसमें भी आपने पिरामिड के बारे में पढ़ा है, उसमें भी आपने सक्सेशन के बारे में पढ़ा है, उसमें भी आपने क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा है, उसमें भी आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपने पढ़ा है, उसमें आपने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पढ़ा है, उसमें आपने पार्क और सेंचुरी के बारे में पढ़ा है, उसमें आपने रेड डाटा के बारे में पढ़ा है, रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ा है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा भी। तो
जो जूलॉजी सेकंड पेपर है, इस पेपर का नाम क्या है भैया? इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी एक टॉपिक हो गया, दूसरा इथोलॉजी, इस तीसरा इसमें इन्वायरमेंटल साइंस, और चौथा इसमें वाइल्ड लाइफ। ध्यान दीजिएगा, 4 टॉपिक है, ठीक ठाक टॉपिक है। एक है आपका इकोलॉजी, एक है आपका इथोलॉजी, एक है आपका इन्वायरमेंटल साइंस, और एक आपका है वाइल्ड लाइफ। 4 टॉपिक है, और मान के चलिए कि इसमें कितनी यूनिट है? 8 यूनिट है। हम आपको पहली यूनिट पढ़ा रहे हैं, और पहली यूनिट का पहला जो यूनिट है, उस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। बहुत लंबा चैप्टर नहीं, बहुत लंबी यूनिट नहीं, इसलिए क्योंकि हम जो दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट से लेकर के 8वीं यूनिट तक जो पढ़ेंगे, उसका परिचय कराया है पहली यूनिट में, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी में परिचित कराया है। बस आपको थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड जानना होगा कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, और इकोलॉजी तो इकोलॉजी है। अब जितने वैज्ञानिक हैं, मान लीजिए 4 वैज्ञानिक हैं, 6 वैज्ञानिक हैं, 2 वैज्ञानिक हैं, 4 वैज्ञानिक हैं, 20 वैज्ञानिक हैं, सबके अपने विचार हैं। नेचर को देखेंगे, उनके विचार प्रकट होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग परिभाषा बनेगी, और कुछ करना नहीं। एक सिस्टमैटिक तरीका है, सबकी परिभाषाएं लगभग समान होंगी, उनका बेसिक जो रिजल्ट मिलेगा वो एक मिलेगा, थोड़ा बहुत उसके सेंटेंस में परिवर्तन हो सकता है। जो चीज हो सकता है कि कोई टर्म कोई वैज्ञानिक पहले यूज करता है, कोई बाद में यूज करता है, लेकिन अगर इकोलॉजी की परिभाषा है तो उद्देश्य यानी बेसिक जो उसका होगा, आधार होगा, वो एक ही निकल के आएगा। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना, हिंदी में इसको पारिस्थितिकी कहते हैं। और इकोलॉजी जो है, ये पारिस्थितिकी के बारे में स्टडी करना है, यानी पारिस्थितिकी का मतलब हो गया कि जंतुओं और जंतु यानी पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु सब मिला करके बायोटिक हो गए और ए बायोटिक हो गए। तो ए बायोटिक और बायोटिक के बीच में रिलेशन पढ़ना है हमको, क्योंकि हम क्या है, बायोटिक नेचर में है, ठीक है ना। अब प्लस हम जिस धरती पे रहते हैं वो ए बायोटिक नेचर में, ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में ले रहे हैं, वह ए बायोटिक नेचर में है। तो बायोटिक प्लस ए बायोटिक इक्वल टू इकोलॉजी। समझ पा रहे? जैसे सजीव और निर्जीव के बीच का जो आपसी संबंध है, जो एक नेचर को चला रहा है, यही कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है ना। इसके बाद हो गया इन्वायरमेंट। इथोलॉजी है जिसमें हम जानवरों के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, जीवों के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, आचार के बारे में पढ़ेंगे, व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवों के व्यवहार के बारे में जो स्टडी की जाती है, या जंतुओं के व्यवहार के बारे में स्टडी की जाती है, उनके स्वभाव के बारे में जो स्टडी की जाती है कि अगर वो धरती पर है या पानी में है या फिर जंगल में कोई जीव है, घास के मैदान में कोई जीव है, पहाड़ पर कोई जीव है, तो उनका अपना खुद का नेचर कैसा होता है, खुद का बिहेव कैसा होता है, उनके खुद के अपने आचरण के बारे में, उनका जो स्वभाव होता है किसी दूसरे जानवर के प्रति, जो उनका रवैया होता है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। ये आपका इथोलॉजी कहलाएगा। अब इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान पढ़ना है। अब पर्यावरण विज्ञान इसमें आप पढ़ेंगे तो आप अलग अलग तरीके से सब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर भी आपका आएगा, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपका आएगा, उसमें आपका आएगा ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें आपका आएगा नेचुरल हैजार्ड है, ठीक ना, प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती हैं, उसके कारण क्या होते हैं, किस तरह से उसे आप बच सकते हैं, उसके बचने के उपाय, तमाम जो टॉपिक्स हैं इसमें आप स्टडी करेंगे इसका। इसके बाद एक वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ है बाबू, इसका मतलब होता है वन्य जीवों के बारे में हमको पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ के बारे में। और वन्य जीवों के बारे में पढ़ना है तो इसमें हमको पार्क भी पढ़ना होगा, पार्क के बारे में, नेशनल पार्क होंगे उसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद हमको उसमें पढ़ना होगा जो सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, उसके बारे में पढ़ना होगा, जो जैव मंडल है उसके बारे में पढ़ना होगा। और इसके लिए कि अगर कोई जानवर या कोई जीव अगर जंगल में रह रहा है तो वह स्वस्थानीय संरक्षण है कि परस्थानीय संरक्षण है, इन सीटू कंजर्वेशन है कि सीटू कंजर्वेशन है, उसके बारे में स्टडी करनी है। ओवरऑल ये देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये जो पेपर आपका है जूलॉजी का सेकेंड पेपर, इथोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, ये आपका बहुत बढ़िया जो चैप्टर है, जो आप सामान्य रूप से अपने जीवन में सीख रहे हैं, देख रहे हैं, नेचर में रह रहे हैं, यही सब चीजें एक वैज्ञानिक भाषा में बस एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़नी है। आगे देखेंगे भैया कि जो इकोलॉजी टर्म है, जो शब्द है इकोलॉजी, इसको एच रेटर ने दिया है, ठीक है ना। तो एच रेटर ने
1868 में, 1868 में, ठीक ना, एच रेटर ने इकोलॉजी टर्म दिया था। जस्ट उसके अगली साल यानी 69 में, 1869 में इसको डिफाइन किया था कि इकोलॉजी होती क्या है। तो इकोलॉजी की परिभाषा यानी इकोलॉजी के बारे में जो बताया है वो अर्नेस्ट हेकल ने बताया है, और इकोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया है? एच रेटर ने दिया। अब देख लीजिए सन दोनों का, 1868 1869, यानी 1868 और 1869, ठीक है। अब मैं शुरू में ही बोला था कि जो इकोलॉजी होती है, अब इकोलॉजी है चाहे कोई भी परिभाषा है, सामान्य रूप से आप देखिए कि जय आदमी है तय ठो नजरिया सबका होता है। तो अब सब लोग काबिल है, तो अब जो वैज्ञानिक बन के आए कि भैया देखिए हम बड़ा जानकार हैं, इस बारे में हम कुछ बता सकते हैं, तो भाई कहा जाएगा कि आप अपना विचार रखिए, तो बेचारे अपना विचार रखें। अब विचार रखेंगे तो देखिए एक वैज्ञानिक है जो इकोलॉजी की परिभाषा कोई एक परिभाषा नहीं है, ये सबकी अपनी अपने मत की परिभाषाएं हैं, सब लोग अपना अपना मत दिए हैं। तो सब लोग जब अपना अपना मत दिए हैं तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एल्टन, ठीक ना। तो जो एल्टन वैज्ञानिक हैं, एल्टन ने 1927 में कहा था इकोलॉजी इज द साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री। जो इकोलॉजी होती है वह हम क्या करते हैं कि वैज्ञानिक रूप से हम नेचर की इतिहास के बारे में, नेचर के इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं। अब नेचर का इतिहास का मतलब ऐसा नहीं है कि जो नेचर पहले का था खत्म हो गया वो उस पढ़ना है। नेचर के इतिहास का मतलब ये हो गया कि हमारा नेचर किस सिस्टम से चल रहा है, उसमें बायोटिक फैक्टर क्या है, ये बायोटिक फैक्टर क्या है, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से वो चल रहा है, उसकी स्टडी करते हैं हम। इकोलॉजी का मतलब ये होता है। दूसरी परिभाषा है टेलर की, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू टेलर 1936, यहां पे था 1927, तो 1936 में टेलर जी ने कहा था कि इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑल द रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी रिलेशन सभी जीवों के साथ, टू ऑल देयर इन्वायरमेंट, सभी जीवों का संबंध सभी इन्वायरमेंट के पार्टिकल्स के साथ जो होता है, यानी हम जैसे जिंदा हैं तो हमारा संबंध जल से भी है, हमारा संबंध धरती से भी है, हमारा संबंध तापमान से भी है, हमारा संबंध वायु से, या फिर हमारा संबंध प्रकाश से भी है, ह्यूमिडिटी से भी हमारा संबंध है। और हम जिंदा हैं, ह्यूमिडिटी नॉन लिविंग है, हम लिविंग है, हमारे बीच में जो संबंध है इसी संबंध की स्टडी हम करेंगे, इसको कहते हैं इकोलॉजी। समझ पा रहे हैं? यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशन है उसकी स्टडी हमको करना है। मोटी मोटा एक लाइन में ये परिभाषा दी है। ओडम एक वैज्ञानिक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओडम, ठीक है ना, 1963 टू 1971, ठीक है ना। इसके बारे में आप देखेंगे आप कि इन्होंने क्या कहा था, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। हम क्या करेंगे भैया, ओडम जी ने कहा था कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं भैया? स्ट्रक्चर का करते हैं। किसके स्ट्रक्चर का? नेचर के स्ट्रक्चर का करते हैं। और नेचर का स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि जैसे जो ये प्राकृतिक सिस्टम है पूरा, ये कैसे चल रहा है, इनमें कौन कौन से घटक हैं, घटक मतलब कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो मिल करके एक चैन नुमा पूरा सिस्टम पर डे धीरे धीरे चला रहा है। एक पूरा नेचर बना हुआ, चैन बनी हुई है, श्रृंखला बनी हुई है, और वो चैन अपने आप चल रही है, तो उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो अपना कार्य अपने तरीके से कर रहा है, इनकी स्टडी हमको करना है। समझ रहे ना? तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कि अगर हवा है, हवा का हमारे साथ संबंध है, तो एक तो संबंध हो गया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे लिए वो करती क्या है या हम उसके साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो हवा का फंक्शन भी हम पढ़ेंगे कि हवा नेचर में क्या कर रही है, धरती नेचर में क्या कर रही है, धरती का रोल क्या है, पानी का रोल क्या है, तापमान का रोल क्या है, ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता है, उसका रोल क्या है। समझ पा रहे? प्रकाश का रोल क्या है, ये सभी स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। मोटी मोटा ये समझ लीजिए, यही होता है। ठीक है। अब आया कि बाद में कि भाई जो इकोलॉजी है, जो इकोलॉजी चल रही, इकोलॉजी की शाखा कितनी है? तो शाखाएं मूल रूप से देखेंगे, जिसे इकोलॉजी का डिवीजन जब आप करेंगे तो हम, क्योंकि
शुरुआत में जब इकोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी शुरू हुई तो लोगों ने, जैसे जीव दो तरह के जंतु जो जूलॉजी में गिने जाते हैं, एक आप बायोलॉजी में एक प्लांट हो गया, एक एनिमल हो गया, यही होता है। जैसे बायोलॉजी में एक प्लांट, और प्लांट की स्टडी बॉटनी में करते हैं, और एक हो गया एनिमल्स, इसकी स्टडी जूलॉजी में करते हैं। ये दोनों हो गए। तो इसको कहा गया कि प्लांट से संबंधित है तो प्लांट इकोलॉजी होगा, एनिमल से संबंधित है तो एनिमल इकोलॉजी होगा। लेकिन ये शुरुआत में बोला गया, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को ये रियलाइज हुआ कि अरे यार ठीक है, ये जिंदा है, प्लांट है तो ये भी जीव है, एनिमल है तो ये भी जीव है, और हम दोनों को सेपरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का आपस में कोरिलेशन है, संबंध है, और ये सभी लिविंग में है, और एक तरफ इनका संबंध नॉन लिविंग से होगा। समझ पा रहे? तो इसलिए इसको बाद में बहुत तवज्जो नहीं दिया गया कि हाँ प्लांट इकोलॉजी अलग होती है, एनिमल इकोलॉजी अलग होती है। समझ पा रहे? तो इसको कहा गया कि जैसे एनिमल है तो चलिए एनिमल है, नॉर्मली एनिमल की इकोलॉजी में हम चलेंगे, और प्लांट है तो प्लांट की इकोलॉजी में चलेंगे, लेकिन दोनों बायोलॉजिकल सिस्टम में जिंदा है, इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम में चलेंगे। इसलिए बहुत सेपरेट करने का प्रयास बाद में किया गया, कुछ वर्ष पहले या कुछ समय पहले इकोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया। अब इकोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया, तो उसके मूल जो डिवीजन है आर्टकोलॉजी है और एक है सिंकोलॉजी। अब आर्टकोलॉजी क्या होती है, सिंकोलॉजी क्या होती है? आर्टकोलॉजी का मतलब है स्व पारिस्थितिकी, और सिंकोलॉजी का मतलब होता है सम पारिस्थितिकी। अब दोनों का ऐसे अपनी भाषा में समझिएगा। आर्टकोलॉजी का मतलब होता है कि जब किसी प्लांट या एनिमल्स या किसी एक निश्चित समुदाय को विशेष ध्यान में रख के या उनकी स्टडी खुद की जाती है, जिसे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं इंक्लूड करता है, सिंगल एक, तो एक किसी इंडिविजुअल जाति का या किसी एनिमल्स का या किसी प्लांट की, इंडिविजुअल पर्सन की जब स्टडी करते हैं, इकोलॉजी को पॉइंट ऑफ व्यू में देकर रख करके या दे करके या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, किसी एक जाति को ध्यान में रख के स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं आर्टकोलॉजी, स्वपारिस्थितिकी। लेकिन सिंकोलॉजी में क्या होता है? सिंकोलॉजी में होता है कि जैसे आप सामूहिक रूप से कई जातियों को ध्यान में रख के स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिंगल होता है और इसमें ग्रुपिंग होती है, ठीक है ना? तो ग्रुपिंग का मतलब हो गया कि जैसे किसी जंगल का इकोसिस्टम आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जितने भी पौधे हैं सबका सामान्य रूप से स्टडी जब आप करेंगे इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सिंकोलॉजी, और किसी इंडिविजुअल प्लांट्स या एनिमल या उसके समुदाय की स्टडी सिंगल करेंगे तो उसको कहेंगे आर्टकोलॉजी। ये इसकी परिभाषा है। इस यूनिट में एक और है, क्योंकि यूनिट मैं बताया था आपको शुरू में कि यूनिट बहुत छोटी है, और छोटी इसलिए है क्योंकि हमको जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं यूनिट में जो हमको मैटर पढ़ना है इस पेपर में, उसका बस इंट्रोडक्शन यहां पर है। उसका इंट्रोडक्शन यह कि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी क्या है, आर्टको इकोलॉजी किससे कहते हैं, सिंको इकोलॉजी किससे कहते हैं। तो आर्टको मैं बताया कि स्वपारिस्थितिकी या सिंगल होता है, सिंको में सामूहिक या ग्रुपिंग इकोलॉजी होती है, यानी ग्रुपिंग स्टडी हम करते हैं, ठीक है ना? आप ग्रुप में नहीं, जिसकी स्टडी करते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें भेदभाव नहीं होता है कि आम का पौधा अलगे, महुआ का पौधा अलगे, बरगद का पौधा अलगे, अदमी अलगे, इधर जो भी जानवर है सब अलगे, सबकी स्टडी एक समान रूप से अगर आप करते हैं तो उसको सिंकोलॉजी, और अगर इंडिविजुअल करते हैं, व्यक्तिगत करते हैं, पर्सनल करते हैं, तो उसको आर्टकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना? ये था। इसी में एक था आपका टर्म था जिसको कहते हैं लिमिटिंग, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना? तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है इकोलॉजी में? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि वे कारक जो किसी जीव जाति को प्रभावित करते हैं, ऐसे कारक इन्वायरमेंट के जो किसी जीव जाति को प्रभावित करते हैं और उसकी आबादी और उसकी ग्रोथ और उसकी वृद्धि, उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे, रोकेंगे, अवरोध पैदा करते हैं, ऐसे फैक्टर को इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं या इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। और ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जैसे जल है, वो हो सकता है, हवा है, वो हो सकता है, मिट्टी है, वो हो सकता है, तापमान हो सकता है, प्रकाश हो सकता है। ये सभी फैक्टर जो किसी जीव की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, उनकी संख्या को प्रभावित कर सकते हैं या उनके साइज को प्रभावित कर सकते हैं या उनके विकास को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन इकोलॉजी में।
क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस में चले जाएंगे तो ब्लैक मैन का है लिमिटिंग फैक्टर, वो फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। यहां पर जो आपका लिमिटिंग फैक्टर है इकोलॉजी में, तो ये इकोलॉजी में यही है कि मान लीजिए अगर हमारा विकास बहुत तेजी से नहीं हो रहा है और धूप बहुत तेज लग रही है, धूप हमको दबा दे रही है, तो इसका मतलब धूप हमारे लिए एक फैक्टर का काम कर रही है, हमको लिमिट में रख रही है, हम इतना बड़ ना हो जाए, छोटी मुट कर रहे हैं, तो छोटा रहेंगे तो इसका मतलब कि प्रकाश हमको दबा रहा है, तो इसका मतलब प्रकाश एक इकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, वो लिमिट में रखे। किसी की आबादी यानी संख्या बढ़ रही है, उसमें अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल उसको प्रभावित कर रहा है जिसकी वजह से उसकी आबादी सही नहीं बढ़ पा रही है या सही नहीं हो पा रहा है, ऐसे फैक्टर को इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये यूनिट समझ में आई होगी, क्योंकि हमको इसके आगे फिर पढ़ना है, यही सब चीजें थोड़ा डिटेल में आप पढ़ेंगे कि नेचर बनता कैसे, या बायोटिक फैक्टर किसे कहते हैं, ये बायोटिक फैक्टर किसे कहते हैं, ये हम सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8 यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको चिंता करना नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि फर्स्ट यूनिट में टोटल इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि इकोलॉजी मूल रूप से इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। बायोटिक फैक्टर में, ये बायोटिक फैक्टर में सक्सेशन में, और उसके बाद उसमें जो फूड चेन है, फूड वेब है, उसमें जितनी भी श्रृंखलाएं चलेंगी, पिरामिड है, इसके इर्द गिर्द चलने वाली है। उम्मीद करते हैं कि ये जूलॉजी का सेकेंड पेपर का यूनिट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे पेपर में हमको क्या पढ़ना है। इकोलॉजी पढ़नी, इथोलॉजी पढ़नी, इन्वायरमेंटल साइंस और वाइल्ड लाइफ पढ़ना है, ठीक है ना। कुल मिला के जंगली एरिया हमको ज्यादातर पढ़नी है, खरपतवार, पेड़ पौधे, तालाब, पोखरा, नदी, नहर, झील, यही सब हमको पढ़ना है। घास के मैदान, पहाड़, रेगिस्तान, ठीक, झील, पोखरा, समुंदर, इसी के बारे में स्टडी आपको करनी है। ये सबका अपना व्यक्तिगत जो इकोसिस्टम है वो कैसे चलता है, इकोलॉजी क्या है, समझ पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम तक या एग्जाम होते रहें या एग्जाम तक आपके ठीक ठाक टॉपिक्स कंप्लीट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।